नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जल जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, यानी नवीकरणीय मतलब ये नया नया बनता रहता है। और प्राकृतिक रिसोर्स है मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि ये प्रकृति ने हमें दिया है। ठीक है, भूपृष्ठ का तीन चौथा हिस्सा जो है भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय यानी नमक वाला होता है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इतना क्या समझा है कि जो पृथ्वी है उसका जो 3/4 हिस्सा है वो जल है यानी वाटर है। ठीक है, जिसकी वजह से इसे जल ग्रह कहना या नीला ग्रह कहना जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं यानी नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे पहला जीवन शुरू हुआ था वो महासागर में ही शुरू हुआ था। जो महासागरों का जल होता है वाटर, वो बहुत खारा होता है, लवणीय होता है। ठीक है, जो कि हमारे यूज़ के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलवण जल केवल यानी कि जो हम जैसे जो पानी मीठा पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो केवल कितना है 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग जो है वो बर्फ़ के रूप में है, जो कहाँ पर है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में है। ठीक है, यानी कि जो 2.7% जो वाटर है इसका 70% पानी जो है वो क्या है, बर्फ़ के रूप में है। ठीक है, केवल 1% अलवण जल ही जो है वो उपलब्ध है हमारे पास, यानी टोटल वाटर का केवल 1% ही जो है वो हमारे उपयोग के लिए है। ठीक है, यह भौमजल नदियों झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। और जो 1% पानी है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो आपका है भौमजल यानी ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। ठीक है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में नदियों में है, झीलों में, लेक्स में है। इसके अलावा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर के फॉर्म में जो है वो है। ठीक है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसलिए जो मीठा पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये कम है। ठीक है, अब देखो पानी की मात्रा तो कम है लेकिन पृथ्वी पर जनसंख्या तो ज़्यादा है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, इसलिए कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु और भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो जल है वो पृथ्वी पर ना ही हम बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, अब जो जल है वो पृथ्वी पर से वाष्पीकरण के द्वारा यानी इवापोरेशन के द्वारा, देखो अब पानी है, मान लो नदी का धूप होगा तो पानी ऑब्वियसली बात है भाप बनेगा और उड़ जाएगा। ठीक है, और लेकिन जब बारिश होगी तो बारिश में बूंदों के द्वारा पानी जो है वो वापस धरती पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो क्या है, जल चक्र बनता है। ठीक है, यानी जितना पानी महासागरों से, नदियों से, झीलों से, झरनों से वाष्पीकृत हुआ है यानी इवापोरेट होकर के बादल बने हैं, उतनी ही मात्रा में जो पानी है वो बूंदों के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में ज़मीन पर आएगा। ठीक है, तो इसे हम जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई के लिए करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। अब यहाँ पर जल का उपयोग अगर हमें बताया जाए, जल का उपयोग हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, जैसे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। ठीक है, इसके अलावा खेती करने के लिए, बिजली बनाने के लिए। ठीक है, इन सब कामों के लिए भी हम जल का उपयोग जो है वो करते हैं। अब जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपको एक चीज़ तैयार करना है अपने आप से, जल का उपयोग आप खुद से लिखोगे, जल का उपयोग। ठीक है,
कि जल का उपयोग हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं, यानी यूजेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम खाना बनाने के लिए, घर के कामों के लिए, बिजली बनाने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए पानी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पानी, जैसे पानी की समस्या, जैसे गर्मियाँ शुरू होती है तो जल की समस्या जो है वो शुरू हो जाती है, पानी की समस्या शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला कारण तो ये है, देखो जनसंख्या जो है, यानी जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, वो तो बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो वाटर रिसोर्स है, जो पानी के स्रोत हैं, वो तो सीमित ही है हमारे पास। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो पानी की जो मांग है, जो डिमांड है, वो हमेशा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसके अलावा जल प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है कि जल जो है वो प्रदूषित हो गया। प्रदूषित होने की वजह से जल की मात्रा क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आजकल जो है नकदी फसलों यानी कैश क्रॉप्स का उत्पादन किया जाता है, यानी खेतों में ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जो बाजार में बेची जाएं। ठीक है, अब ऐसे में उन्हें उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वहाँ से भी पानी की डिमांड बढ़ने की वजह से पानी की जो मात्रा है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब बढ़ता नगरीकरण यानी जो शहर बसे हैं, इसकी वजह से भी पानी की जो डिमांड है वो क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि जो पहले जो सड़कें हुआ करती थी, कच्ची हुआ करती थी, तो जितना भी पानी बारिश के फॉर्म में आता था, सब जो है वो ग्राउंड वाटर में यानी कि भौम जल में इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल क्योंकि सड़कें बन गई है, पक्की इमारतों की संख्या बढ़ गई है, तो इसकी वजह से जो जल है वो उतनी मात्रा में भूमि के नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो बेहतर जीवन स्तर हो गया है, मतलब हमने जो अपने लाइफस्टाइल में चेंज करा है, इसकी वजह से पानी की जो मांग है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जल उपलब्धता की समस्या, यानी कि जो पानी की मात्रा है, जो जल की समस्या है वो क्यों है और कहाँ कहाँ है, तो विश्व के कई प्रदेश में जल की कमी है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, दक्षिण एशिया हो गया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इन सभी जगहों पर पानी की जो हमेशा क्या रहती है, कमी का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता रहता है, यानी कि बारिश जो है वो लगभग नहीं आती है। ठीक है, और बारिश आएगी नहीं तो पानी जो है वो धरती पर आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से जल की कमी हो जाती है। अब देखो, क्योंकि जो बारिश है, वार्षिक वर्षण का मतलब बारिश, बारिश जो है कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो इसे हम बोलते हैं विविधता। ठीक है, यानी कहीं ज़्यादा होना, कहीं कम होना। इसकी वजह से कहीं पर पानी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, और कहीं जो है पानी की क्या है, कमी है। और दूसरा कारण क्या है, पानी का प्रदूषण, ये जो जल प्रदूषण हमने कर दिया, वाटर पोल्यूशन की वजह से भी जो है पानी की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। देखो ये आपको दिखाया हुआ है डायग्राम पिक्चर, इसमें देखो यमुना नदी में हमने फैक्ट्रियों का जो वेस्ट, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी जो बहाया है, उसके बाद जो नदी है देखो कितनी गंदी हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर पोल्यूशन है, जल प्रदूषण है। अब अगला टॉपिक है हमारा जल संसाधन का संरक्षण, यानी पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि पानी की एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि ये हम सबको पता है कि पानी की जो गर्मियों में पानी की जो आपूर्ति है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की कमी का समस्या, पानी की समस्या का हमें सामना जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे बचाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी मात्रा जो है वो क्या है, सीमित है। ठीक है, इसकी जो मात्रा है वो सीमित है, केवल 1% ही हमारे पास जो जल है वो पीने योग्य है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पानी की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज़, प्रदूषण की वजह से जो है वो पानी की कमी जो है वो हो रही है। इसके अलावा अति उपयोग यानी ओवर यूजिंग ऑफ वाटर, यानी जल का जो है वो अत्यधिक उपयोग होने की वजह से भी जो है इसकी मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब अगला अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक
बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। अब देखो जल प्रदूषण हो क्यों रहा है, तो सबसे पहले हम जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, ठीक है, या शहरों से निकलने वाला जो नालों का पानी है वो नदियों में बहा देते हैं, जिसकी वजह से जो नदियों का जल है वो प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा जो कृषि में जो रसायन का इस्तेमाल होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, जो कीटनाशकों का उपयोग होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो नदियों में बहा दी जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जल जो है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। इनमें शामिल नाइट्रिक धातु कीटनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निमीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व इनको क्या करना चाहिए, शोधित करना चाहिए, इन्हें साफ़ करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कृषि में हम रसायन इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, कीटनाशक यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या है, पानी में मिक्स हो जाते। देखो कैसे मिक्स होता है। अब ये खेत है मान लो, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं, ठीक है, फसल उगा रहे हैं। इसके नीचे मिट्टी के नीचे भौम जल है, ग्राउंड वाटर है। तो जो हमने फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किए हैं या कीटनाशक इस्तेमाल किए हैं, वो पानी के माध्यम से जब खेतों में पानी दिया जाता है तो वो इस तरीके से नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक है, और ये यानी कि ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा जल है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, यानी कि पानी हमें बचाना है, ठीक है, और जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो खेतों में सिंचाई के लिए हम जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर नालियाँ टूट गई हैं तो उनको बना देना चाहिए ताकि कहीं से भी पानी जो है वो बर्बाद ना हो, ठीक है। इसके अलावा रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों में स्प्रिंकल से सिंचाई जो है वो करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कहीं पर कोई नाली टूट गई है या कोई पाइप टूट गया है, तो ऐसे में क्या पानी की बर्बादी होगी। तो अगर स्प्रिंकलर मेथड का इस्तेमाल होगा तब कम पानी जो है वो मतलब कम पानी में हम ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल को मतलब जल पहुंचा सकते हैं। देखो दिखाया हुआ है ना। अब ये देखो पानी यहाँ से स्प्रिंकल हो रहा है तो पूरे खेत में पहुंच रहा है, तो हमें प्रॉपर पूरे खेत में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ड्रिप तंत्र आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, जिसमें जो पाइप है वो सीधा पौधे की जड़ों से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, जल के प्रदूषण को रोक सकते हैं, जल की बर्बादी को रोक सकते हैं, ठीक है, और जल का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकीर्ण क्षेत्रफल में ही पाए जाते हैं, यानी कि जैव मंडल में पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है, वायु भी है, पानी भी है, स्थल भी है, तो उस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है, यानी नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। सभी जीवित प्रजातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं, यानी इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। यानी कि जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, वो सारे क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, और ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती, अब देखो जंगल से हमें क्या क्या मिलता है, यानी जो वनस्पति है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें इनसे लकड़ियाँ मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पशु हैं या पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको आश्रय मिलता है, क्योंकि जितने भी पशु मतलब जैसे शेर हो गया, बाघ, चीता, ये सब जंगलों में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमें ऑक्सीजन देते हैं,
जिससे हम सांस लेते हैं। इसके अलावा फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा, ठीक है, यानी कि मृदा अपरदन को रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मिट्टी के बहाव को रोकेगा, जिसकी वजह से जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो बना रहेगा। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करता है ये। इसके अलावा हमें फल देता है ये, ठीक है, तेल देता है, गोंद देता है, औषधीय दवाइयाँ मिलती हैं हमें इनसे, कागज़ मिलता है जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, जिससे हम जैसे कागज़ से बुक्स बनाई जाती हैं, कॉपीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से कुछ जो है हमने आगे पढ़े, मतलब ऊपर पढ़े हैं, बाकी आप अपने आप से भी जोड़ सकते हो कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव आते हैं। यानी अब अगर हम वन्य जीव की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है? जंतु यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो, बर्ड्स आते हैं, कीट कीड़े मकोड़े आते हैं, और जलीय जीव जो जो पानी में रहते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। अब ये हमें देते क्या क्या है? तो हमें दूध देते हैं, मांस देते हैं, खाल देते हैं और ऊन देते हैं। इसके अलावा हमें शहद मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फूलों के परागण में मदद करते हैं, ये पारितंत्र का एक घटक है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? जो मृत जीव होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनको खा करके उनको खा करके एक अपमार्जक का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि पर्यावरण को क्या करते हैं? ये साफ करने का काम भी करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ये आपका हो गया कंप्लीट।